गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू शारिफ सर की एसएसटी क्लास। आज का जो टॉपिक आपके लिए है वो है क्लास 9 से फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के विषय में और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में कौन से राजनीतिक उतार चढ़ाव आए जिसके चलते एक बड़ा इंसिडेंट हिस्ट्री में आज भी दर्ज है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवोल्यूशन के बारे में कि रेवोल्यूशन क्या चीज है। रेवोल्यूशन को समझने के लिए आप ये समझें कि जब किसी देश के अंदर कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की कोशिश करते हैं तो उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। बहुत सिंपल है। फ्रांस या कोई और दूसरा मुल्क भी हो सकता है, किसी भी देश के भीतर जब कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की कोशिश करें तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। चलिए, बात है सन 1774 की। लुईस 16 फ्रांस की गद्दी पर विराजमान हुए और उनकी शादी ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी मैरी से की गई। जिस वक्त लुईस 16 की शादी हुई तो उनकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्होंने पाया कि फ्रांस का खजाना पूरी तरह से खाली है। दोस्तों ये 5 नंबर का सवाल है जो बोर्ड ने कई बार दिया है, गौर से सुनिएगा। मैं आपको इसके 5 रीजन बताऊंगा खजाना खाली होने के। लुईस 16 जब गद्दी पर बैठे तो खजाना क्यों खाली था? पहला रीजन था वॉर। दोस्तों फ्रांस पहले से लुईस 16 के गद्दी पर बैठने से पहले से वॉर्स में बिजी था अलग अलग कंट्रीज के साथ, जिसका खर्चा पूरा फ्रांस के सम्राट ने उठाया था, जिस वजह से खजाना खाली था। पहला कारण। दूसरा रीजन था पैलेस ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज एक सिटी है, उसके भीतर जो राजा का राजमहल था उसकी शानो शौकत मेंटेन करने पर, ऐशो आराम पर बेइंतहा पैसा लुईस 16 से पिछले राजा खर्च कर चुके थे, जिसकी वजह से यह खजाना खाली था। तो पहला कारण हुआ वॉर्स, एंगेजमेंट ऑफ फ्रांस इन डिफरेंट वॉर्स, पहला रीजन। दूसरा हुआ पैलेस ऑफ वर्सलीज, उसकी शानो शौकत, उसका मेंटेनेंस, इस पे पानी की तरह से पैसा राजाओं ने बहाया, जिस वजह से खजाना खाली था। तीसरा था अमेरिकन कॉलोनीज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इसको ध्यान से समझिएगा। अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के गुलाम थी, जैसे इंडिया रहा। फ्रांस ने उन 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन के खिलाफ मदद की और पूरा पैसा लगाया। सवाल फिर यह उठा कि फ्रांस को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद कराने के लिए पैसा लगाए? तो आंसर बिल्कुल साफ है। फ्रांस एक यूरोपियन देश है और वो ये चाहता था कि उसका दबदबा फ्रांस में और पूरे फ्रांस का दबदबा पूरे यूरोप में बना रहे। इसलिए उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रांस ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और ब्रिटेन से उन्हें आजाद कराया। तो एक बहुत सारा अमाउंट यहां भी खर्च हुआ। नेक्स्ट था 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए फ्रांस ने कुछ दूसरे मुल्कों से लोन लिया था जो उसको उतारना था। उन मुल्कों ने इंटरेस्ट का रेट बढ़ा करके 10% कर दिया था, जिसकी वजह से फ्रांस का खजाना और तेजी से खाली हुआ। तो तीसरा और चौथा कारण हुआ अमेरिकन कॉलोनीज को मदद करना और चौथा कारण हुआ लोन पर 10% इंटरेस्ट देना। और इसके अलावा दोस्तों हर एक सरकार एक राजा के कुछ एक्सपेंडिचर कंट्री के भीतर भी होते हैं। ऐसे ही कुछ खर्चे फ्रांस के राजा के सामने थे, लुईस 16 के सामने। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस का खर्चा उठाना, स्कूल चलाना, इंस्टीट्यूशन चलाना, फार्मर्स को देना वगैरह वगैरह। तो ये भी खर्चे सरकार के थे। 5 बड़े कारण थे खजाना खाली होने के। वॉर्स, फ्रांस ऑलरेडी लड़ता हुआ आ रहा था, पैलेस की मेंटेनेंस का खर्चा, अमेरिकन कॉलोनीज को मदद, 10% ब्याज भरना और इसके अलावा देश के भीतर जो डिफरेंट खर्चे थे वो सब। तो इन सारे रीजंस की वजह से फ्रांस का जो खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था और अब लुईस 16 के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो किस तरीके से खर्चा उठाए। लेकिन अभी क्रांति की शुरुआत नहीं थी, क्रांति से प्री फेज था कि खजाना किस लिए खाली हुआ। क्रांति को समझने के लिए, रेवोल्यूशन को समझने के लिए ये हमें जानना जरूरी है कि हम फ्रेंच सोसाइटी को समझें। फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके के सिस्टम थे फ्रांस की सोसाइटी में। तो आइए फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी दोस्तों 3 हिस्सों में बटी थी, द क्लैरिटी, नोबिलिटी एंड कॉमन्स। द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन्स। क्लर्जी में चर्च इंक्लूड होता था, यानी कि जो चर्च थे उसका बहुत भारी प्रभाव था लोगों के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर, और चर्च सेक्शन को क्लर्जी में रख दिया गया था। नोबिलिटी में आते थे किंग और उनके दरबारी और रॉयल फैमिली के लोग।
यानी ये मिड में था, चर्च से नीचे और नीचे वाले से ऊपर, नोबिलिटी इन बिटवीन, जिसमें पूर्ण रूप से शाही लोग और सरकारी ऑफिसर्स, खुद राजा, ये लोग आते। और तीसरा था कॉमन पीपल लाइक पीजेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स, लेबरर्स, बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, ये सब कॉमन्स में आते थे। तो ये एक डिवीजन था फ्रेंच सोसाइटी का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लैरिटी और नोबिलिटी ये लगभग एक थे, कॉमन्स इनसे अलग थे। तकरीबन 60% लैंड फ्रांस की क्लैरिटी और नोबिलिटी के पास थी, मोर देन 60 भी हो सकती है। कॉमन्स में ज्यादातर लोग या तो स्मॉल लैंड रखते थे अपने पास या विदाउट लैंड, यानी कि हम ये सिंपल तौर पे समझ सकते हैं कि जमीन पर जो कब्जा था, जो बड़ा हिस्सा था जमीन का, उस पर क्लैरिटी और नोबिलिटी का कब्जा था। कॉमन्स के पास या तो जमीन थी ही नहीं, और अगर थी तो बहुत कम थी। इसके अलावा क्लैरिटी और नोबिलिटी, जैसे कि मैंने आपसे बताया, चर्च जो कि धर्म को कैच करके बैठा था, और नोबिलिटी राजा और उसके दरबारी और रॉयल फैमिली, ये सत्ता को कब्जा बैठे थे, यानी कि इन लोगों का जमीन के अलावा सत्ता पर भी कब्जा था। ये लोग कहीं रेस में नहीं थे कोई खास। इस सब के अलावा एक बहुत परेशान करने वाली चीज कॉमन्स के लिए थी, वो ये थी कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ स्पेशल राइट्स वर गिवन टू द पीपल ऑफ क्लैरिटी एंड नोबिलिटी। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि सरकार लोगों पर टैक्स लगाती है, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में सभी लोग इक्वली भरते हो, चाहे किसी कास्ट जाति धर्म से हो। वहां ऐसा नहीं था, क्लैरिटी और नोबिलिटी को डिफरेंट टाइप के टैक्सेस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ये टैक्सेस सिर्फ कॉमन्स को भरने थे। उस वक्त फ्रांस में 2 प्रकार के टैक्स थे, थाइस एंड टैली। थाई वाज अ डायरेक्ट टैक्स व्हिच वाज गिवन टू चर्च। थाई वो टैक्स था जिसे चर्च को लोग भरते थे। 10% अपनी खेती का हिस्सा चर्च को देना होता था। चर्च के पास 60% जमीन थी, लेकिन वो जनता, आम जनता, वो उसका शेयर नहीं देते थे। लेकिन आम जनता जिसके पास जमीन या तो थी ही नहीं या कम थी, वो अपने प्रोडक्ट का, प्रोड्यूस का 10% डायरेक्ट इनडायरेक्ट थाई के नाम से चर्च को अदा करते थे। तो ये वो टैक्स था जो चर्च जनता से लेता था, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। दूसरा था टैली, ये डायरेक्ट टैक्स था जो सरकार लोगों पे लगाती थी, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, अदर्स, ये टैक्स भी भरना पड़ता था। लेकिन कमाल ये है कि ये दोनों टैक्स कॉमन्स को भरने पड़ते थे, नोबिलिटी या क्लैरिटी को इनमें से कोई टैक्स नहीं देना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा भेदभावपूर्ण रवैया था सरकार का, नोबिलिटी का, चर्च का आम लोगों के साथ। अब इससे हटके एक बात और करते हैं दोस्तों। लुइस 16 गद्दी पर बैठे, खजाना खाली था, सोसाइटी का जो सोशल सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण था, टैक्स भी आम जनता के ऊपर थे। इसके अलावा एक हिस्सा और है, वो ये है कि लुइस 16 के गद्दी पर बैठने से पहले जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 23 मिलियन थी, 23 मिलियन, जो इनके गद्दी पे बैठने के वक्त के आसपास तकरीबन 28 मिलियन हो गई, और इसके साथ कई प्रॉब्लम्स जनरेट हुई। प्रॉब्लम नंबर 1, पॉपुलेशन का बढ़ना। आप और हम दोनों जानते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो सबसे पहली डिमांड जो है वो खाने की होती है, दूसरी डिमांड जमीन की। लोग बढ़ेंगे तो फूड ज्यादा चाहिए, रहने के लिए स्पेस चाहिए। फ्रांस के अंदर दुख की बात यह थी कि जितनी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ी थी, उतनी तेजी के साथ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं बढ़ा था। लोगों को भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। एक इंसिडेंट है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे उसे शेयर कर लेता हूं कि जब लुइस 16 की वाइफ को यह पता चला, प्रिंसेस मैरी को, कि लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड ही नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स व्हाई डोंट दे ईट केक। अब कमाल यह है कि केक एक लग्जरियस डाइट थी जो कि महलों में खाई जाती थी। उन्होंने कहा कि अगर इनके पास ब्रेड नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। इतनी ज्यादा इग्नोरेंट थी वो अपनी जनता को लेके। आप समझ सकते हैं जहां जनता को के प्रति जो शासक है वो इतना ज्यादा इग्नोरेंट हो, इतना ज्यादा लापरवाह हो, तो वहां रेवोल्यूशन क्यों ना हो। दूसरी चीज ये है कि जो वर्कर क्लास थी, जो फार्मर्स थे और जो फैक्ट्रियों में काम करते अलग अलग लोग, उस स्पीड से, जिस स्पीड से फूड ग्रेन्स महंगा हुआ था शॉर्टेज की वजह से, उस स्पीड से इनकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई। सैलरी इनको कम मिलती थी, फूड ग्रेन्स के रेट ज्यादा थे। रिजल्ट ये हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन वर्किंग क्लास के सामने
आन खड़ी हुई, जिसे हम हिस्ट्री में सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ए सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा ही नहीं कर पाता। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। खजाना खाली था, वॉर की वजह से, प्राइस के खर्चों की वजह से अमेरिकन कॉलोनीज को दिया, लोन लिया, उस पर 10% इंटरेस्ट दिया, अदर खर्चे भी थे। फिर ये फ्रेंच सोसाइटी का एक भेदभावपूर्ण डिवीजन जिसमें क्लास और नोबिलिटी बहुत स्पेसिफाइड क्लासेस थी और कॉमन्स के पास कोई राइट्स नहीं थे। फिर टैक्सेशन, जो टैक्स था वो भी सिर्फ कॉमन्स को भरना था, यानी घुमा फिरा के जो गर्दन मरोड़ी जा रही थी वो सिर्फ कॉमन्स की मरोड़ी जा रही थी। ऐसी पोजीशन में जब सबसिस्टेंस क्राइसिस और जनसंख्या का बढ़ना और रहने की जगह की कमी वगैरह वगैरह हुए तो लोग परेशान हो गए, और जब लोग परेशान हुए तो उन्होंने फ्रेंच एम्पायर लुई 16 के खिलाफ एक रेवोल्यूशन की, जिसका स्टार्ट 14 जुलाई 1789 को हुआ, जिसमें एक भीड़ इकट्ठी होकर के बैस्टिल जेल की तरफ बढ़ी और वहां उन्होंने बैस्टिल जेल को तोड़ करके उसमें से तकरीबन 7 कैदियों को छुटा लिया और जेल का हथियार वगैरह भी लूट लिया। दोस्तों, बैस्टिल जेल के बारे में हम आगे बात करेंगे, बस सिर्फ मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि बैस्टिल जेल क्रुअल्टी ऑफ किंग का प्रतीक थी, और बैस्टिल जेल का टूटना राजा की उस इमेज पर एक धब्बा था, लेकिन अपने भरकस कोशिशों के बाद भी राजा लुई 16 इस रेवोल्यूशन को नहीं रोक पाया, और आखिर ये हुआ कि मोनार्की का धीरे धीरे फ्रांस से अंत हुआ, और उसके बाद डिफरेंट फेजेस से होते हुए डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम सेट होते गए, और फ्रांस की इस रेवोल्यूशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। थैंक यू सो मच।